सीबीएसई 2025 का हम ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। सीबीएसई का जो आप वेबसाइट से देख सकते हैं। और हमने पिछली क्लास नंबर 1 में 3 चैप्टर्स देखे थे फिजिकल केमिस्ट्री के। ये हमारी क्लास नंबर 2 है जिसमें हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स देखेंगे। क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं, जिसमें से पहले 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है और अगले 2 चैप्टर्स इनऑर्गेनिक। पहला चैप्टर है इनऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 4 जो कि है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और अगला चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इस क्लास में हम लोग दोनों चैप्टर्स करेंगे। बहुत ही ब्रीफ में एक बार हम लोग बोर्ड में देखेंगे, फिर हम लोग पीडीएफ में इसका आंसर देखेंगे। मार्किंग स्कीम से मैंने आंसर लिखा है, तो आपको देखना है आंसर आपको कैसे लिखना है। जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 4 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसका टोटल वेटेज 7 मार्क्स का है। 2 क्वेश्चन 1 मार्क के पूछे गए थे इस सैंपल पेपर में। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का पूछा गया था, तो 3 + 2 5, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में से 2 पार्ट थे, 3 मार्क्स और 2 मार्क्स, तो उसमें से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपका पूछा गया था डी एंड एफ ब्लॉक से। तो ऐसे अगर आप टोटल करिएगा तो आपका 7 मार्क्स हो जाएगा। पहले हमने देखा है कि जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो एक ही चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, पूरे क्वेश्चन, चाहे वो पार्ट वाइज में आए या फिर ना आए। लेकिन अब की बार जो दिया है उसमें जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें से एक पार्ट चैप्टर 4 का है और एक पार्ट चैप्टर 5 का है। ठीक है, तो जो 5 मार्क्स है वो पूरी आपका चैप्टर 4 का नहीं है, पर 5 मार्क्स में से जो एक पार्ट है 2 मार्क्स का, वो आपका चैप्टर 4 डी एंड एफ ब्लॉक का है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है मैच द प्रॉपर्टीज गिवन इन कॉलम 1 विद मेटल्स इन कॉलम 2। तो हमारे पास कॉलम 2 में कुछ मेटल्स दिए हुए हैं जैसे सीरियम, लिथेशियम और क्यूरियम, और कॉलम 1 में उनकी प्रॉपर्टीज दी है। ये प्रॉपर्टीज पूरी रिलेटेड है आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, तो हमें बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पर CM है सिंबल, तो हो सकता है आपने ये देखा होगा पर आपको पता नहीं होगा ये कहाँ पर है, कहाँ पर इसका पोजीशन है। ठीक है, तो ये जो CM है, अगर आप F ब्लॉक में देखिएगा तो F ब्लॉक एलिमेंट है ये, और साथ में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, जो आपको हमने पहले भी ये डिस्कस किया है, जैसे जब हम लोग कंपटीशन एग्जाम देते हैं, चाहे मेंस हो गया या एडवांस हो गया, तो उसमें भी हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन पे बहुत ध्यान देते हैं। ठीक है, मेनली मेंस में, जिसमें हमारा सिंगल करेक्ट होता है मेनली, और इंटीजर टाइप होता है पर ज़्यादातर सिंगल करेक्ट भी होता है, तो उसमें हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बहुत देखते हैं। और सीबीएसई में भी हम लोग देखें, शुरू के कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनमें 1 मार्क में 2 पार्ट होते हैं, एक एमसीक्यू होता है, एक असर्शन रीजन टाइप होता है। तो एमसीक्यू के जितने क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें जब मार्किंग स्कीम में मैंने देखा, और जनरली क्या है कि सिर्फ आपको ऑप्शन नहीं लिखना होता है, आपको ऑप्शन के संग कुछ रीजन भी लिखना होता है। हमेशा नहीं, पर ज्यादातर क्वेश्चन में ऑप्शन के संग कुछ रीजन भी आप लिखिएगा तो सही रहता है। ठीक है, तो अगर आपको रीजन नहीं भी पता हो तो आप कम से कम ऑप्शन एलिमिनेशन करके सही ऑप्शन चुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा जो हमारे पास CM है क्यूरियम, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नंबर 1 हो जाएगा। तो ये एक एक्टिनॉइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीरियम और ल्यूटेशियम है। सीरियम का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी। जो CE हमारा सीरियम होता है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जो कि स्टेबल होता है। ठीक है, तो लैंथेनॉइड विच शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सीरियम +4 होता है, वैसे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है लैंथेनॉइड्स में, ये क्वेश्चन भी हमने देखा है। पर सीरियम ऐसा होता है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ठीक है, तो 3 का A हो जाएगा, तो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद जो ल्यूटेशियम है वो आपका आखिरी एलिमेंट होता है। ठीक है, तो उसका 4F14 हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ल्यूटेशियम B का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास CM बचेगा क्यूरियम। तो अगर आपको नहीं पता है तो जो आपको पता है उससे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए और आप ऑप्शन लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, मैंने पहले भी बोला था, और इसमें भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कई सारी ऐसी चीज़ें जो आपने पहली बार देखी हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करेक्टली रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द आयंस। तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, तो इसमें भी बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज है, पूछने का तरीका अलग है। जैसे इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है, कभी कभी डायरेक्ट आपको नंबर पूछे जा सकते हैं, पर सब में सेम कॉन्सेप्ट है, आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन देखना है और कॉन्फ़िगरेशन से आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ आयंस कुछ हैं, जैसे आपके पास Ti3+, Fe2+, Cr3+, Mn2+। ठीक है, तो इनका ऑर्डर आपको देखना है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। 3 मार्क्स में भी 3 पार्ट है, 3 रीजन हमें देने हैं, तो 3 क्वेश्चन है।
पहला है द लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक एंड द हाईएस्ट ऑक्साइड इज एसिडिक। ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। लोएस्ट ऑक्साइड मतलब हुआ कि उसका जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। तो जिस कंपाउंड में ट्रांजिशन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा उसको हम लोग बोलेंगे लोअर ऑक्साइड या लोएस्ट ऑक्साइड, ठीक है। और जिसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वो हायर ऑक्साइड्स हो जाएंगे उनके। तो जो लोएस्ट ऑक्साइड्स होते हैं उनमें उनका जो प्रॉपर्टी होता है, कैरेक्टर होता है, वो होता है बेसिक कैरेक्टर, और जो हायर ऑक्साइड्स होते हैं उनमें एसिडिक कैरेक्टर होता है। ऐसा क्यों? तो ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या होता है कि जब जो लोअर ऑक्साइड्स होते हैं उनमें कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, ठीक है। तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स बचने के कारण वो डोनेट कर सकते हैं। तो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? बेसिक नेचर होता है, ठीक है। और जो हायर ऑक्साइड्स होते हैं उनमें उनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहता नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो लोग हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ना रहने के कारण वो लोग डोनेट नहीं कर सकते, और वो क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और जब वो एक्सेप्ट करेंगे तो एसिड की तरह वो बिहेव करेंगे, ठीक है। तो अपने कंपाउंड्स में वो बेसिक या एसिडिक की तरह कैरेक्टर उनका होता है, वो एसिड या बेसिस की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से मार्किंग स्कीम में इसको लिखा गया है, तो मैंने वही आंसर लिख दिया। तो हम लोग एक बार पीडीएफ में देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? लोएस्ट ऑक्साइड बेसिक, हाईएस्ट ऑक्साइड एसिडिक। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्रोमियम इज अ हार्ड मेटल व्हाइल मरकरी इज अ लिक्विड मेटल। तो क्रोमियम हार्ड मेटल होता है, मरकरी लिक्विड मेटल होता है, जिंक सॉफ्ट मेटल होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इनका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है मेटेलिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्रोमियम हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग एंड दस इट इज हार्ड। आप लैंग्वेज को मॉडिफाई कर सकते हैं, मार्किंग स्कीम की लैंग्वेज मैं आपको पीडीएफ में बताऊंगा। एंड द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन मरकरी रिजल्ट्स इन इट बीइंग अ लिक्विड। तो मरकरी में क्या होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो लिक्विड की तरह, मतलब वो लिक्विड होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द 3D सीरीज डज नॉट वेरी मच विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा वेरी नहीं करता है, ठीक है, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ऐसा कोई ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, ग्राफ भी इसका दिया हुआ है, वैसे क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो फैक्टर हमारे पास होते हैं। जैसे जैसे हम लोग स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम ऐसे ऐसे आगे जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है? इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि उसका वो काउंटर बैलेंस्ड हो जाता है बाय द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज मान लेते हैं न्यूक्लियस है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन वहाँ पर n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स, उनका शील्डिंग इफेक्ट भी है, तो वो शील्ड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरा न्यूक्लियर चार्ज को जाने नहीं दे रहे हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट भी होता है। तो ये दोनों किसी तरह काउंटर बैलेंस हो जाते हैं, तो उतना इंक्रीज नहीं कर पाता है, ठीक है। जो वेरिएशन होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स काम करते हैं, एक तो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड द शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ आंसर एक बार हम लोग देख लेते हैं। द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टडी इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन दिस इज काउंटर बैलेंस्ड बाय द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स। तो जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक तरह से शील्डिंग इफेक्ट कर पाते हैं, तो जितना चार्ज पहुंचना चाहिए था इंक्रीज होने पर, जितने पावर से, वो पूरी तरह नहीं पहुंच पाता है और काउंटर बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे करके इसको अपने हिसाब से लैंग्वेज में इसको आप लिख सकते हैं। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है अ पर्पल कंपाउंड ए विच इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ वुल, कॉटन, सिल्क एंड अदर टेक्सटाइल फाइबर्स, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट की बात हो रही है। वॉज एडेड टू ईच ऑफ द 3 टेस्ट ट्यूब। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब गिवन है। पहले टेस्ट ट्यूब में ऑक्सैलिक एसिड है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेड सल्फाइड है PbS, और तीसरे टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम आयोडाइड Ki है। इन विच ऑफ द अबव टेस्ट ट्यूब A, B और C वॉयलेट वेपर्स विल बी फॉर्म्ड। तो तीनों में से किस टेस्ट ट्यूब में वॉयलेट वेपर्स हमारे फॉर्म होंगे? अगला है द बबल्स ऑफ गैस इवॉल्व विल एक्सटिंग्विश अ बर्निंग मैच स्टिक। तो किस टेस्ट ट्यूब में जब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड करेंगे अलॉन्ग विद H2SO4 तो
तो बबल्स ऑफ गैस निकलेंगे जो बर्निंग मैच स्टिक को एक्सटिंग्विश बुझा देंगे। राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो एक तरह से ऑक्सैलिक एसिड, लेड सल्फाइड और पोटेशियम आयोडाइड, इनके रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए KMnO4 के साथ। तो यहाँ पर पहला जो वॉयलेट वेपर से I2 का, तो Ki के संग रिएक्शन होगा तो I-1 में और I2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, I2 का 0 हो जाएगा, -1 से 0 ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट, तो टेस्ट ट्यूब नंबर C हो जाएगा। और अगला हमारा CO2 है, तो जो ऑक्सलेट आयन है वो CO2 में कन्वर्ट होगा, तो वहाँ पर जो हमारा रिएक्शन होगा तो CO2 गैस होगा जो बर्निंग मैच स्टिक को एक्सटिंग्विश करेगा, तो हमारा टेस्ट ट्यूब नंबर A हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। अब क्या होता है 5 मार्क्स में हमारे पास इंटरनल चॉइस होता है, ठीक है। तो इसके इंटरनल चॉइस में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था D ब्लॉक का 2 मार्क्स का, तो उसको हम लोग एक बार और देख लेते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एंड रिएक्शंस ऑफ KMnO4, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस ऑफ K2Cr2O7। तो यहाँ देखते हैं राइट द आयनिक इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है, विद H2S। जैसे वहां पर H2SO4 था KMnO4 में, मतलब एसिडिफाइड का बात कर रहा था, ठीक है, एसिड सॉल्यूशन में। यहाँ भी एसिडिफाइड है विद H2S एंड FeSO4, तो H2S के साथ और FeSO4 के साथ। ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में, तो इसको हम लोग PDF में देख लेंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 पूरा होता है। चैप्टर नंबर 4 हमारा पहला चैप्टर था इनऑर्गेनिक का। अगला हम लोग का चैप्टर नंबर 5 है जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं लैंग्वेज के साथ, लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लैंग्वेज पे भी काम करना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बोर्ड में चैप्टर नंबर 5 एक बार देख लेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और फिर अपना ये क्लास पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहले चैप्टर 4 द D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका वेटेज हमारा क्या है, तो ये इसका 7 मार्क्स है। एक्चुअली 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन था उसमें इस बार 3 मार्क्स तो पूछा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और 2 मार्क्स हमारा पूछा D एंड F ब्लॉक। तो 5 + 2 7 मार्क्स, और ये 4 नहीं 3 मार्क्स का है। तो 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, तो टोटल 2 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स, और 5 क्वेश्चन में से 2 मार्क्स था हमारा D एंड F ब्लॉक, तो 2 मार्क्स, तो टोटल आपका 7 मार्क्स हो गया। यहाँ हम लोग देखते हैं मैच द प्रॉपर्टीज गिवन इन कॉलम 1 विद द मेटल्स इन कॉलम 2। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा CM, तो अगर ये आपको नहीं ध्यान हो कोई दिक्कत नहीं है, C तो हमें पता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आए, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है, तो 3 का A हो जाएगा। तो 3 का A, तो देखिए ऑप्शन C हट गया, D हट गया, B हट गया, तो आंसर A हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं लिटेशियम Lu, तो ये एंड में आता है, तो 4f14, तो लैंथेनॉइड विच हैज़ 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम एक दो बार देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल, आप अपने पास इसको रख भी सकते हैं जहाँ पर स्टडी करते हैं, तो बस आप देखिएगा तो आप हो जाएगा। ये आपके कंपटीशन में ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कुछ कुछ चीज़ें आ सकती हैं, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और रिलेटेड तो ये हर चैप्टर से है, कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन। तो यहाँ पर लैंथेनॉइड विच हैज़ 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 का B हो गया, और उसके बाद 1 का फिर C हो जाएगा। ये CM अगर आप देखेगा वहाँ पर तो ये क्यूरियम होता है, एक्टिनॉइड में होता है, और ये रेडॉन 5f7 6g1 4s2। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया इसमें, मार्किंग स्कीम में भी यही था, पर कहीं कहीं पर रीज़न भी हमें बहुत बार देना पड़ता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इंक्रीज इन द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द आयंस। तो पैरामैग्नेटिज्म इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आयंस में सबसे पहले हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन के संग कुछ रीज़न भी हम लोग देखेंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स Ti3+, इसमें 1 होता है, इसमें 3, 4 और 5, तो अब हम लोग अरेंज कर देंगे। पैरामैग्नेटिज्म डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे कम Ti3+, तो पहले Ti3+, Cr3+, Fe2+, Mn2+, जो हमारा ऑप्शन नंबर D है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। द लोएस्ट ऑक्सीडेशन ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक और हाईएस्ट एसिडिक होता है। तो लैंग्वेज देख लेते हैं, डायरेक्ट मार्किंग स्कीम का आप लैंग्वेज चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इन द केस ऑफ अ लोअर ऑक्साइड ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल, द मेटल एटम हैज सम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द मेटल एटम दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो कुछ हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो वहाँ पर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो वैलेंस शेल में रहते हैं, ठीक है। इसके कारण वो डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिक कैरेक्टर दिखाता है। एज अ रिजल्ट इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड बिहेव एज अ बेस, वेयर एज इन हायर ऑक्साइड, ठीक है। हायर ऑक्साइड में क्या होता है ट्रांजिशन मेटल के, द मेटल एटम डज नॉट हैव एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल फॉर डोनेशन।
उसके पास वैलेंस शेल में डोनेशन करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, जिसके कारण इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड बिहेव एज एसिड, तो वो एसिड की तरह बिहेव करता है। तो लैंग्वेज ध्यान रखना है आपको और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रोमियम इज अ हार्ड मेटल वाइल मरकरी इज अ लिक्विड मेटल। तो यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज देखते हैं। क्रोमियम हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग विच रिजल्ट इन इट, मतलब क्रोमियम being a hard solid and the absence of unpaired electrons in mercury results in it, मतलब mercury being a liquid। तो आप अपने वर्ड्स में लैंग्वेज को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये एमएस का आपका डायरेक्ट मैंने आंसर लिखा है। और एक पार्ट और आया है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द 3D सीरीज डज नॉट वेरी मच विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर देखते हैं द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेडी इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी। तो जैसे जैसे हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी हमारा इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, जो इंक्रीज होता है, लेकिन वहाँ पर एक काउंटर बैलेंस आता है, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन्स। तो n-1d इलेक्ट्रॉन शील्ड बनाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन हमारा आता है तो उस पर पूरी तरह से जितना पहुँचना चाहिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो वो नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। तो इसी कारण वो काउंटर बैलेंस होता है, जिसके लिए जो वेरिएशन हमारा होता है वो रेगुलर नहीं होता है, इरेगुलर होता है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट वेरी मच, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसका लैंग्वेज लिख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें से पार्ट आया था। उसके बाद हम लोग चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देखेंगे। तो ये हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें जो ये हमारा पहला पार्ट है, वो पहला पार्ट हमारा DNF ब्लॉक का आया था, और ये दूसरा पार्ट है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड था। तो ये पार्ट क्या है, अ पर्पल कंपाउंड ए विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ वुल, कॉटन, सिल्क एंड अदर टेक्सटाइल फाइबर्स was added to each of the 3 test tubes along with H2SO4, ठीक है। तो पर्पल कंपाउंड, ब्लीचिंग पाउडर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट का बात हो रहा है, ठीक है। और H2SO4 मतलब एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। 3 टेस्ट ट्यूब में डाला गया और फिर स्ट्रांगली हीट किया गया। 3 टेस्ट ट्यूब में हमारे पास एक में ऑक्जेलिक एसिड है, एक में लेड सल्फाइड PbS और KI है। इन विच ऑफ द अबव टेस्ट ट्यूब्स A, B और C वॉयलेट वेपर्स विल बी फॉर्म। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो I- है अभी, तो I2 में कन्वर्ट होगा वॉयलेट वेपर्स। द बबल्स ऑफ गैस इवॉल्व विल एक्सटिंग्विश अ बर्निंग मैच स्टिक, मतलब गैस का इवॉल्व, मतलब गैस इवॉल्व होगा। राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन। तो गैस इसमें इवॉल्व होगा CO2, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब A हो जाएगा 2 का आंसर, और वॉयलेट वेपर्स 1 का आंसर टेस्ट ट्यूब C हो जाएगा। तो एक बार हम लोग इसको लैंग्वेज में भी देख लेते हैं। तो ये हमारा लैंग्वेज है, वॉयलेट वेपर्स विल बी फॉर्म्ड इन टेस्ट ट्यूब C, और ये हमारा रिएक्शन हो गया। ऐसे क्वेश्चंस पहले बहुत पूछे जा चुके हैं, आपको ये ध्यान रखना है, आप लिखिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा, रिवाइज करिएगा। अगला हमारा है इन टेस्ट ट्यूब A, आंसर A होगा द बबल्स ऑफ गैस इवॉल्व विल एक्सटिंग्विश अ बर्निंग मैच स्टिक, तो वो हमारा CO2 इवॉल्व होगा, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, यहाँ पर CO2 हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चंस पूछे गए, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये तो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इसको हम लोग तब देखेंगे। फिर इंटरनल चॉइस है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये रहा। ये क्वेश्चन है हमारा, राइट द आयनिक इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट H2S के संग और FeSO4 के संग। ये 2 मार्क्स का था डी ब्लॉक का, तो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये रहे द आयनिक इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 विद H2S और FeSO4, ये रहा। तो जो हमारा चैप्टर 5 था, चैप्टर 4 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें 7 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 + 2 7 मार्क्स। तो अब हम लोग चैप्टर 5 देख लेते हैं एक बार बोर्ड में, ब्रीफ में एक बार उसको समझ लेते हैं, फिर लैंग्वेज सहित हम लोग PDF में कंटिन्यू करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 5 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और ये इनऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर है। तो हम लोग जल्दी से एक बार इसको देख लेते हैं और उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चंस आए थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स का है, और इसमें 2 क्वेश्चंस आए थे 1 मार्क के, 1 क्वेश्चन 2 मार्क का, और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था उसमें 2 पार्ट थे, 3 + 2। 2 मार्क्स तो D और F ब्लॉक का था, जो हमने पिछली वीडियो मतलब पिछली बार देखा बोर्ड में, और जो एक पार्ट बचा 3 मार्क्स का वो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से था। तो ऐसे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 + 2 5, और वो 2 मार्क्स का तो 2, तो 3 2 5 और 2 7 मार्क्स का हमारा वेटेज है।
तो हम लोग एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग पीडीएफ में लैंग्वेज देखेंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन था डी और एफ ब्लॉक का, वो हमारा ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, पर ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया जहाँ तक मुझे ध्यान है। ये जो कंडक्टिविटी है, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, वो नहीं पूछी गई थी। तो यहाँ पर कलर दिया है एक कॉलम में फॉर्मूला दिया हुआ है, एक कॉलम में सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्यूशन कंडक्टिविटी कॉरेस्पॉन्ड्स टू, तो सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी। तो जैसे 1:2 इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पर 1 कॉरेस्पॉन्ड कर जाएगा आपका कैटायन को, और यहाँ पर जो 2 हो जाएगा वो एनायन। 1 हो गया कैटायन, मतलब एक पूरा जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैटायन हो गया, और साथ में Cl- यहाँ पर एनायन के रूप में है, तो 2 Cl- है, तो 1:2 इलेक्ट्रोलाइट। उसी तरह 1:1 इलेक्ट्रोलाइट 1:3 हो जाएगा। तो उसको एक बार हम लोग देख लेंगे पीडीएफ में। अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास है MnCN6 3- और MnCl6 3-। ठीक है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन है MnCN6 3- हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके अनुसार हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। while MnCl6 3- हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें n=4 होता है, तो हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। तो इसमें सिर्फ बताया गया है कि मैग्नेटिक मोमेंट दोनों के होते हैं। रीजन क्या दिया है, MnCN6 3- is inner orbital complex having D2sp3 hybridization. On the other hand, MnCl6 3- is outer orbital complex involving sp3d2 hybridization. तो यहाँ पर दोनों का हाइब्रिडाइजेशन दिया गया है और बोला है इसी के कारण इनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है जो दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये सही बोल रहे हैं। तो एसर्शन में बोला है इसके बाद हमारा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको थोड़ा हम लोग ध्यान से देखते हैं। ये आपका क्या -6 उधर जाएगा, +6 +6 -3 Mn3+। इसका कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाएगा, अगर आप देखिएगा तो इसको 3D आपका Mn2+ आपका 3D5 हो जाएगा, Mn3+ 3D4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 है ना। अब Cn- क्या होता है, Cn- आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो वो पेयरिंग करवा देगा। अगर आप एक बार में इसको देखिएगा तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसका पेयरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो दोनों पेयर हो जाएंगे। तो यहाँ तो आपका नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन असर्शन में लिखा हुआ है कि इट हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या असर्शन गलत है? तो आपको बहुत ही ध्यान से इसमें समझना है। इसमें जो आपका असर्शन हुआ, असर्शन आपका गलत नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं असर्शन गलत है? क्योंकि देखिए क्या क्या हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा बनेगा D2sp3 या sp3d2। तो यहाँ पर d ऑर्बिटल्स तो खाली है, तो D2sp3 बनेगा। ठीक है, लेकिन D2sp3 बनने के लिए हम लोग को सिर्फ 2 अनपेयर, मतलब 2 खाली ऑर्बिटल चाहिए d के। पर अगर हम लोग दोनों को पेयर करा देंगे तो हमारे पास 3 खाली रह जाएंगे। ठीक है, पर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगी तो सिर्फ 2 चाहिए d का, इनर ऑर्बिटल 3d के 2 ऑर्बिटल्स खाली होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 खाली हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए एक ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक ही ये पेयरिंग होगा, और यहाँ पर हम लोग को D2 अचीव हो जाएगा। हम लोग को सिर्फ D2 चाहिए ना, तो हम लोग को ऐसे ही अचीव हो जा रहा है। तो यहाँ पर फिर देखा गया कि पेयरिंग फिर नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा, तो हम लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो MnCN6 3- है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि हमें D2 ऑर्बिटल मिल गया, 2 d ऑर्बिटल्स मिल गए। ठीक है, तो हमारा असर्शन सही है। और क्यों 2 मिले, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग हो गई, इनर पेयर इलेक्ट्रॉन्स D2sp3। ठीक है, तो इनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और साथ में अगर हम लोग Mn3+ देखेंगे, जैसे यहाँ भी Mn3+ आएगा, -6 उधर जाएगा, +3 तो D4। लेकिन जो हमारा Cl होता है, वो Cl हमारा क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर रहेगा, वो पेयरिंग नहीं होगा, तो हमें D2 नहीं मिलेगा। तो वो क्या बनाएगा, sp3d2, तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स 4d यूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रीजन सही होगा, असर्शन सही होगा, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो IUPAC नेम तो हमने लिखना सीखा है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद नेम द मेटल प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ हीमोग्लोबिन एंड विटामिन B12। तो इसको आपको ध्यान रखना है। हीमोग्लोबिन में तो हमें पता है आयरन होता है, ठीक है, लेकिन विटामिन B12 हमें ध्यान रखना है, इसमें हमारा कोबाल्ट होता है। ठीक है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग इसको देख सकते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। हमारा एक्वा है, ए पहले आता है, तो डाई एक्वा, डाई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेट आयन है, नेगेटिव आयन तो ओ लग जाएगा, ऑक्सलेटो।
ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इसको लिख देंगे। इसका हम लोग पता कर सकते हैं CR, ठीक है। आप रफ में पता कर दीजिएगा, डायरेक्ट एक लाइन में मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया। आप वहाँ पर भी x मान के पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट एक लाइन में भी लिख सकते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज दिस। तो ये हमारा पूरा हुआ। उसके बाद हम लोग चलते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 पार्ट आया था, 3 मार्क्स का और 2 मार्क्स का। तो जो 3 मार्क्स का पार्ट था वो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड था। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, अ मेटल आयन Mn+ ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैविंग D5 कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर हमारे पास Mn+ आयन दिया हुआ है, Mn+ और बोला गया है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन 3D5 है, मतलब D5 उसका कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पर दिया है इट कंबाइंस विद 3 डाइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। तो वो 3 डाइडेंटेड लिगेंड से कंबाइन कर रहे हैं, ओके। और बोला गया है कि उसका जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, ठीक है, CFSE है, और यहाँ O है, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, वो लेस देन पेयरिंग एनर्जी है। इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद उसने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द क्रिस्टल फील्ड एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द 3D ऑर्बिटल्स फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। तो NCERT में अच्छे से दिया हुआ है, मार्किंग स्कीम में भी वही है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन 3D5 है, तो 3D5 के अनुसार हम लोग फिल करेंगे दोनों लेवल्स को। अगला है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Mn+ इन दिस कॉम्प्लेक्स एंड वाई। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा Mn+ का, ठीक है, वो हमसे पूछा गया है। और उसके बाद हमसे पूछा गया, नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय दिस कॉम्प्लेक्स। तो आइसोमेरिज्म क्या होगा, तो ये सब क्वेश्चन हमने बनाए हैं। यहाँ पर 3 डाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। तो अगर एग्जांपल EN3 ले लीजिए, इसका आपका दिया हुआ है NCERT में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो करता है। तो ये क्वेश्चंस हमने दिए हुए हैं, तो आप देखिएगा सारे क्वेश्चंस रिलेटेड है, जैसे पहले पूछे गए NCERT में दिए हुए हैं, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज है। तो आपको इसलिए लैंग्वेज को पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, वरना कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारे पास चॉइसेस होती हैं, ठीक है। तो इंटरनल चॉइस होती है, तो इंटरनल चॉइस में 5 मार्क्स का एक और क्वेश्चन था, उसमें से 3 मार्क्स का फिर से पूछा गया था हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो एक बार उसको भी मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन है, यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आइडेंटिफाई A, B, C, D, E एंड F इन द फॉलोइंग। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको A, B, C, D, E, F 6 चीज फाइंड करनी है, तो हर चीज के लिए हाफ मार्क्स है, ठीक है। तो बहुत ही लेंथ या डिटेल में मैंने आंसर में लिखा नहीं है, मार्किंग स्कीम में भी डायरेक्ट लिखा था A = इतना, B = इतना, तो मैंने भी वही लिख दिया, बस बगल में थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अगर आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, PDF में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स गिवन है, हर कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल आयन दिया हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है, ज्योमेट्री दिया हुआ है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, और मैग्नेटिक बिहेवियर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से कुछ कुछ में हमारा ABCD लिखा है, कुछ कुछ की वैल्यूज दी हुई है, जैसे COF4 2-, इसका कॉन्फ़िगरेशन दिया है 3D7, लेकिन इसका जो हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पर B लिखा हुआ है, तो वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन बस लिखने का तरीका आना चाहिए, पढ़ने का तरीका आना चाहिए। टेबल है तो हम लोग को अच्छे से उसको एनालाइज करना है, हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे इसमें। तो इसी के साथ हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पूरा होता है। हमने चैप्टर नंबर 5 के ये क्वेश्चंस देखे। अब हमारे पास जो बचा, वो हमारे पास अब सिर्फ बचा अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स हैं, और 5 चैप्टर्स को हम लोग एक ही क्लास में कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारा केमिस्ट्री 2025 CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल है, वो पूरा हो जाएगा। 2010 से 2023 के PYQs हमने देख लिए हैं, 2024 के PYQs हमने देख लिया, 2025 का सैम्पल पेपर ऑफिशियल भी हमने देख लिया। तो अब एक तरह से अब आप हर जगह से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप करते रहिएगा, ठीक है। नए नए क्वेश्चंस देखिएगा। अब इसके बाद ये जब हमारा पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं अलग अलग कुछ कुछ टॉपिक्स, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो बीच बीच में हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। वैसे हमारा क्लास 12 इसके बाद पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है, और आप अपने अगले चैप्टर्स, मतलब और भी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, मैथ्स, फिजिक्स, और उन पर भी पूरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप सबको आगे के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। और आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। आगे के करियर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिले, और अगर आप इस डिग्री, मतलब इस करियर को परस्यू करना चाहते हैं, अच्छे से परस्यू कर पाएँ और आगे सीख पाएँ। ये सब आप सीखेगा अगर आप केमिस्ट्री से आगे बढ़ेंगे इस फील्ड में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्लास 2 पूरा होता है। एक बार हम लोग PDF देख लेते हैं, और अगली वीडियो से हम लोग क्लास 3 कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और इनऑर्गेनिक का ये आखिरी चैप्टर है। इसका वेटेज हमारा 9 मार्क्स नहीं है,
क्योंकि मैंने सोचा था ये जो 5 मार्क्स है वो पूरा इसी चैप्टर का होगा, लेकिन इसमें 2 पार्ट में एक ही था, तो ये आपका 7 मार्क्स का था और ये डिवाइड था आपका 3+2, तो इसमें सिर्फ 3 मार्क्स का था, तो 2 मार्क्स हट गया तो 7 मार्क्स का है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्सेस। तो यार 3 कॉम्प्लेक्स हैं जो फॉर्म हुए हैं कोबाल्ट, क्लोराइड और अमोनिया से, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स है, इनके कलर दिया हुआ है येलो, पर्पल और ग्रीन, फॉर्मूला दिया है, इसका फॉर्मूला नहीं दिया। और यहाँ सॉल्यूशन कंडक्टिविटी कॉरेस्पॉन्ड्स टू, तो कंडक्टिविटी दिया, उसका रेशियो दिया है 1:2, 1:1, ठीक है। जैसे आप अगर एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको इसका आइडिया मिल जाएगा, लेकिन मान लीजिए आपको इसका आइडिया नहीं मिला कि 1:2 क्या है, तो आप यहाँ थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि यहाँ 1:2 इलेक्ट्रोलाइट में होता है कैटायन और एनायन, तो यहाँ 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कैटायन को, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल आप बोल सकते हैं, और यहाँ पर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है एनायन को, तो 2Cl-। तो ऐसे आप ऑब्जर्वेशन इसका कर सकते हैं। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करिएगा तो यहाँ पर 1 कैटायन है, ठीक, क्योंकि ये टूटता तो है नहीं, कॉम्प्लेक्स आयन है, तो यहाँ पर 1 और 3 Cl- है, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl- होगा उस कंडक्टिव मतलब उस सॉल्यूशन में, तो 1:3, तो y हो जाएगा 1:3, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा 1:1 है, 1:1 है, मतलब x क्या होना चाहिए, एक कैटायन और एक एनायन, मतलब 1 Cl- ही होगा, और 1 को लिखते नहीं है तो सिर्फ Cl- होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये Cl- है, पर यहाँ 3 Cl- है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, 1 Cl- और ये पूरा कॉम्प्लेक्स है तो ये 1 है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऐसे करके आप कुछ ऑब्जर्वेशन करके भी लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ क्वेश्चन नए आ सकते हैं, मेंस में भी एडवांस में भी कई क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको एकदम नए हो, इसलिए वहाँ पर आपको थोड़ा लॉजिक, थोड़ा पीछे का रिविजन और वो सब आपको यूज़ करके आप आगे बिल्कुल बढ़ सकते हो। और प्रैक्टिस, सबसे मेन आपको प्रैक्टिस, नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उसको ऑब्जर्व करिए, पीछे के अपने नॉलेज से रिलेट करिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन क्या है, MnCN6 3- हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है क्योंकि हमें सिर्फ D2sp3 चाहिए, तो हम लोग सब इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग नहीं कराएंगे, इसका हमें ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस का, क्योंकि जनरली हम लोग सबकी पेयरिंग करा देते हैं और जनरली ऐसा होता भी है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसके हमें ध्यान रखना है। वाइल MnCl6 3- हैज़ अ पैरामैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगला हम लोग रीजन देखते हैं, MnCN6 3- इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल सही है, तभी सिर्फ D2 चाहिए तो 2 हमारा बच जाएगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ऑन द अदर हैंड MnCl6 3- इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग sp3D2, तो यहाँ D आपका 4D है, तो वहाँ पर 3D में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हैज़ अ पैरामैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 4 ऑप्शंस इसके फिक्स होते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो पहले इसी को देख लेते हैं। IUPAC नेम ऑफ दिस इज पोटेशियम डाई एक्वा, तो पहले ए पहले आता है तो डाई एक्वा, फिर यहाँ पर डाई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेट है निगेटिव है तो ओ लग जाएगा, डाई ऑक्सलेटो, ये +3 हो जाएगा क्योंकि -2 होता है आपका, ठीक है, तो -2 मतलब यहाँ पर हो गया -4, और अगर ये -4 हो गया ये +1 आपका, तो यहाँ पर आपका इसका +3 होना चाहिए, तभी यहाँ पर -1 आएगा, +1 आएगा, तो ऐसे करके बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रोमेट, क्योंकि क्रोमेट क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो ये है ये निगेटिव का पार्ट है, एनायन का पार्ट है मेटल, इसलिए 8 लग जाएगा, क्रोमेट 3, और यहाँ पर आपका हाइड्रेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है पोटेशियम डाई एक्वा डाई ऑक्सलेटो क्रोमेट है ना, और यहाँ पर H2O भी है, ठीक है, वैसे जनरली यहीं तक रहता था, पर यहाँ पर H2O भी है, तो ये हाइड्रेट है, तो आपको यहाँ हाइड्रेट भी लिखना है, ठीक है, तो ये थोड़ा अलग तरह का हो गया, तो यहाँ H2O भी है, तो आपको हाइड्रेट भी लिखना है इसको, है ना, जनरली पहले ये नहीं पूछा जाता था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला, मेटल प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ हीमोग्लोबिन में आयरन, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारे पास, ये तो हमारा हमने कर लिया था, DNF ब्लॉक का था, इसका देखते हैं जो 3 मार्क्स का था। अ मेटल आयन Mn+ ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसका कॉन्फ़िगरेशन दिया है D5 और इट कंबाइंस विथ 3 डाइडेंटेट लिगेंड्स, और उसमें दिया है जो हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है CFSE वो लेस देन पेयरिंग एनर्जी है, तो पेयरिंग नहीं होगा,
ठीक है, इसका यूज़ है। ड्रॉ द क्रिस्टल फील्ड एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर 3D ऑर्बिटल फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। तो यही हम लोग देखते हैं पहले। तो ये रहा हमारा Mn प्लस मेटल आयन D5 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये हो जाएगा, और ये हमारा लेस देन P है, ठीक है, CFSE। तो यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड एनर्जी लेवल डायग्राम NCERT में जैसा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो शुरू से इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। फ्री मेटल आयन है ये एनर्जी, ये एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। तो पहले सबका एनर्जी बढ़ेगा, फिर वो स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड मार्किंग स्कीम में बिल्कुल ऐसे ही दिया है। तो 5 है, तो ये 5 हो गया। पेयरिंग होगा नहीं क्योंकि हमारा CFSE लेस देन पेयरिंग एनर्जी है, तो यहाँ 2 और यहाँ 3, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Mn प्लस इन दिस कॉम्प्लेक्स। अब क्योंकि पेयरिंग नहीं हुआ है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, पेयरिंग यहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Mn प्लस इन दिस कॉम्प्लेक्स इज sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये O है, मतलब CFSE ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का बात हो रहा है। तो sp3d2 या d2sp3, पर क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो sp3d2। सिंस CFSE इज लेस देन P, it will form an outer orbital complex as the electrons in the 3D orbital will not pair up, ठीक है। तो ये सब आप रीज़न लिख दीजिएगा। अगला हमारे पास है नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय दिस कॉम्प्लेक्स। अब ये कैसे पता करेंगे, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ था ना 3 डाइडेंटेड लिगेंड्स, जैसे EN होल थ्राइस, OX होल थ्राइस। तो इसमें आप NCERT में देखिएगा तो वो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विल बी एग्जिबिटेड बाय दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें इंटरनल चॉइस होता है 5 मार्क्स में। तो ये क्वेश्चन था यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आइडेंटिफाई ABCDE एंड F इन द फॉलोइंग टेबल। 6 चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, 3 मार्क्स का है, तो हाफ मार्क्स ईच हो गया। तो ये हमारे पास टेबल है, तो ये मैंने अलग अलग लिखा है, एक के नीचे एक, तो ऐसे हो गया। वैसे क्वेश्चन ऐसा था, ऐसा आपको टेबल बनाया गया था पूरा, ठीक है, और आपको ABCDF आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या है, COF4 2-। तो सेंट्रल आयन कौन सा है, तो अगर देखिए -4 और उधर जाएगा तो +2, तो CO2+। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ आप दे सकते हैं CO2+, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारा, तो ये हो गया B, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स Ca2+ में, ठीक है, सॉरी CO2+। तो कोबाल्ट होता है 3d7, है ना, 3d7 हमारा हो गया, 2+ के साथ है कॉन्फ़िगरेशन 3d7। और 3d7 अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये हमारा 5 हो गया, 6 7, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पर अनपेयर्ड B की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ पर बस मैंने ये लिख दिया है, वैसे मार्किंग स्कीम में ये नहीं था, पर मैंने इसको लिख दिया है 3d7 कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, आप ये भी लिख सकते हैं बना के भी ऑर्बिटल डायग्राम। आगे हमारा C है, तो C यहाँ से अब हम लोग देख लेते हैं। तो सेकेंड नंबर, तो सेकेंड का कॉम्प्लेक्स हमारे पास ये है, तो इसमें हमारे पास C है, मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन इसका पूछा गया है। अब यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसमें पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। Cr3+ है, इसका 3d3 है। अगर 3d3 में हम लोग देखें तो हम लोग पेयरिंग करना नहीं है हमें, क्योंकि हमें पहले से ही 2 ऑर्बिटल खाली मिलेगा, बनेगा तो D2 ही मिलेगा, D2 ही बनेगा, D3 तो नहीं बनेगा। तो जब पहले से खाली है तो हम लोग पेयरिंग नहीं कराएंगे। MnCN6 2- में भी हमने इसको देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पेयरिंग हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पर MnCN6 वो 3- था, तो वहाँ भी हमने देखा था पेयरिंग नहीं होगा, एक ही बार होगा सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें 2 मिल गया और यहाँ भी हमें 2 मिल गया, तो D2sp3 हमारा। तो C का मतलब C = D2sp3। अगला हमारा D है, तो D कहाँ पर है, तो इसी में D है, ठीक है, मतलब इसी में। तो हमारे पास Cr3+ है 3d3, तो 3d3 से हम लोग देख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो D हमारा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। फिर हमारे पास E आता है, तो NiCO4, ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये हमने पहले भी देखा है। यहाँ पर 3d8 4s2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 हो जाता है, और ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स हमारा क्या हो जाता है, टेट्राहेड्रल हो जाता है ना, क्योंकि आउटर ऑर्बिटल यूज़ करता है। तो F हमारा टेट्राहेड्रल हो जाएगा, तो E हो जाएगा sp3, F हो जाएगा टेट्राहेड्रल। और इसी के साथ ये हमारा पूरा हुआ, और हमारे ये चैप्टर जो है, ये हमारा चैप्टर भी पूरा हुआ। चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, तो ये 9 मार्क्स नहीं 7 मार्क्स का था, क्योंकि 5 मार्क्स में 2 पार्ट थे, जिसमें से 3 मार्क्स ही था CC का, तो 2 मार्क्स गया, यहाँ 2 मार्क्स गया, तो 7 मार्क्स इसका वेटेज है। तो इसी के साथ हमने अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पूरा किया। इसको आप एनालाइज करिएगा, अगर कुछ आपको इसको मॉडिफाई करना है बिल्कुल उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा,
अगली क्लास में हम लोग 5 चैप्टर करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और उसके बाद 2025 CBSE पूरा करेंगे। अब बस आपको प्रैक्टिस करना है, एक तरह से कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास लगभग 1 मंथ है, आप अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, मॉडिफाई करिए नोट्स को, और बीच बीच में मैं भी कुछ कुछ क्वेश्चंस और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग करते रहेंगे, और धीरे धीरे हम लोग केमिस्ट्री 12 CBSE 2025 में आगे बढ़े।